आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी हर हाल में बिना किसी लेन देन के आपके साथ सेटलमेंट भी करेगी और अपने सारे केसेस भी वापस लेगी। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में वो सारी कंडीशंस बताऊंगा जिसकी वजह से पत्नी हर हाल में सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी, वो भी किसी बिना लेन देन के। एक पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा और तो और अपने सारे केसेस भी वापस ले लेगी। जय जिनेंद्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग केसेस होते हैं और अलग अलग केसेस में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, लेकिन धाराएं एक जैसी लग जाती हैं और केस एक जैसे बन जाती हैं, लेकिन कंडीशंस अलग अलग होती हैं। इस कारण से उन केसेस में अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में 5 अलग अलग कैटेगरी बांट के रखी हुई है। अब आपके केस में कौन सी कैटेगरी लागू होती है आपको उसे समझना है और अपने केस में इस्तेमाल करना है। फिर देखिए, रिजल्ट यही आएगा कि वाइफ खुद सेटलमेंट करने के लिए तैयार होगी, वो भी किसी बिना लेन देन के। तो पहली कैटेगरी कौन सी है? जिस केस में जानबूझकर पत्नी ने एक योजनाबद्ध तरीके से शादी की कि मुझे सिर्फ शादी करना है, जेवर अंदर करना है, पैसा अंदर करना है और डिवोर्स लेके निकल जाना है, फिर अगली जगह देखेंगे। मतलब एक उद्देश्य से पहले से षड्यंत्र रचा गया हो कि हमको सिर्फ और सिर्फ शादी करनी है बस। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आपको लगे कि आपकी वाइफ पहली बार ही मायके जाएगी तो जो गहना पहने हैं वो रख के आ जाएगी। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी पत्नी पहली बार ही मायके गई और जो आपने गहना दिए थे वो सारा अपने मायके में रख के आ गई और फिर वापस लाने का नाम नहीं ले रही, या मायके गई वापस नहीं आ रही, या फिर पहली बार में ही वो ब्लेम करने लगी है, डराने लगी है, धमकाने लगी है, गाली गलौज करने लगी और जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो या फिर उसके परिवार के लोग भी आपके ऊपर हावी होने लगे और आपकी कोई गलती नहीं है। बस यहीं से आप समझ जाइए कि वाइफ आपके साथ संभवतः नहीं रहना चाहती और ऐसा क्यों कर रही है, इसके सबूत कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए और अपने जेवर को, अपने पैसे को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने पेपर्स को ऐसी जगह रखिए कि जहां पर वाइफ की पहुंच ना हो, उसके परिवार वालों की पहुंच ना हो। और साथ ही आप अपने घर में सीसीटीवी लगा के रखिए, बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर, और किचन में अति आवश्यक रूप से कैमरा लगा दीजिए। यहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती। अगर वाकई में वो प्लानिंग की तरह, षड्यंत्र के तहत वो इस घर में आई है तो वो कैमरे देखने के बाद संभवतः नहीं आएगी या नहीं रहना चाहेगी या फिर और अधिक ब्लेम लगाएगी। तो यही आपको समझना है कि भाई वो अगर इस तरीके व्यवहार कर रही है तो इसका मतलब क्या है। तो जहां पर षड्यंत्र के थ्रू आई है वहीं पर आप समझ जाइए कि मामला ठीक नहीं है और अब आपको आगे सबूत इकट्ठे करके और लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि वाइफ को दूसरी शादी करने की जल्दी हो। बस मान लीजिए किसी से अफेयर चल रहा था, जबरन उसके घर वालों ने अब यहां शादी कर दी, या शादी के बाद किसी से अफेयर हो गया, या फिर उसे आपसे शादी करना ही नहीं थी, कहीं और करते देखेंगे, या अभी मुझे शादी नहीं करना थी, अब शादी हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब मुझे जल्दी डिवोर्स चाहिए या मुझे दूसरी शादी करने की जल्दी है, या फिर गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है तो अब इस केसेस की वजह से कहीं ये जॉब ना रुक जाए। ऐसी भी कई बार कंडीशन देखने को मिलती है। तो इन परिस्थितियों में आप बिना किसी लेन देन के म्यूचुअल सेटलमेंट करके और निकल सकते हैं और सारे केसेस भी यहां पर खत्म हो सकते हैं। तो ये कंडीशंस भी कई केसेस में देखने को मिलती है। तीसरी कैटेगरी ये है कि आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हों, आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए। जितने भी केसेस आपके ऊपर झूठे आरोप लगा के लगाए हुए हैं, अब आपने सारे केसेस को निकाल लिया, पूरी अब आपने स्टडी करनी शुरू की, एक एक केस का एक एक आरोप देखा, उन आरोप की आपने एक लिस्ट बनाई और उसको आप कैसे कोर्ट को, पुलिस को बताएंगे कि भाई ये झूठा है, और कैसे पत्नी से आप किस ग्राउंड पे उससे सबूत मांगेंगे। और जितने भी केसेस हैं आप उन सब में री इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख सकते हैं या फिर उनमें डिस्चार्ज पिटीशन लगा सकते हैं और पत्नी से सबूत मांग सकते हैं कि आपने आरोप लगाए हैं, सबूत दिखाइए। और आप अपनी तरफ से अपनी बेगुनाही के सारे सबूत लेकर सीधे कोर्ट में जाइए और एक दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर दीजिए। और शादी के दिनांक से आज तक जो जो इंसिडेंस हुआ है आपके साथ, जो जो हुआ है, वो सारा वर्णन इस दाम्पत्य पुनर्स्थापन के केस में आना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि हम पत्नी को लाने के लिए केस कर रहे हैं इसलिए हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सब कुछ लिखना है और फिर भी वापस लाने के लिए आपको कहना है। इसका मतलब यह है कि आप महान बन रहे, कि कुट भी रहे और ला भी रहे। तो आप तो महानता का काम कर रहे हैं कि भाई हम पीड़ित भी हैं फिर भी रखना चाहते हैं। तो आपके साथ जो जो इंसिडेंस हो रहा है उसके सारे सबूत कलेक्ट करिए और उन सबूतों के साथ आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करिए। और इसके अलावा आपके साथ जो जो इंसिडेंस घटा है, जो जो हो रहा है आपके परिवार के साथ, उसके जो भी सबूत है, आप उन सबूतों को लेकर
वाइफ के खिलाफ या जिसने किया उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आगे चल के म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा और आपसी सेटलमेंट से मामला सेटल्ड हो जाएगा और आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा और सारे केसेस भी यहाँ पर खत्म हो सकते हैं। क्योंकि झूठे केस कब तक टिकेंगे? आज नहीं तो कल पोल खुलनी है। ऊपर से आपने भी केस फाइल कर दिया विथ एविडेंस, तो क्या होगा? वाइफ को झुकनी पड़ेगा, वरना झूठे केस में से क्या मिलेगा? ऊपर से जेल हो सकती, जुर्माना लग सकता। तो सेटलमेंट हो गई होगा। नंबर 4, चौथी कैटेगरी ये कहती है कि वाइफ इसलिए धमकाती है आपको कि देखो हमारे परिवार वालों ने इतना दहेज दिया तुमको, हमने इतना दिया, इतना पैसा दिया, गाड़ी दिया, ये दिया, वो दिया, और उसके सबूत लेके ढिंडोरा पीट रही कि हमने इतना दहेज दिया। तो ऐसी स्थिति में आप केस फाइल कर सकते हैं वाइफ सहित उसके परिवार के लोगों पर, धोखाधड़ी का, ब्लैकमेलिंग का। देखो ब्लैकमेल कर रही है ना वो कि हमने इतना दहेज दिया, अब तो हमारे इशारे पे नाचो वरना हम जेल भेज देंगे। तो धोखाधड़ी का, ब्लैकमेलिंग का और साथ ही दहेज देने का, दहेज पिछले अधिनियम के अंतर्गत, तो आप इनके ऊपर केस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये केस करेंगे वैसे ही फंसेंगे दहेज देके, और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या फिर जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं वहां पर इनकी संपत्ति की जांच भी करवा सकते हैं। अगर इनके पास में अघोषित संपत्ति पाई जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पकड़ेगा और जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो भी पकड़ेगा। अघोषित संपत्ति कैसे आई आपके पास, इतना पैसा कहां से आ गया? तो आप दो तरीके से इनसे फाइट कर सकते हैं और आप अपनी बेगुनाही के सबूत कोर्ट को दिखा सकते हैं और जो आपके साथ अपराध हो रहा है उसके सबूत भी दिखा सकते हैं। तो झूठा केस बिना सबूत के टिक ही नहीं पाएगा और इसमें पत्नी को सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। नंबर 5, आपके साथ, आपके परिवार के साथ मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, घर में डराया गया है, धमकाया गया है, आपके घर में चोरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो जो इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ हुए हैं, जैसा लोगों ने किया है, आप उन सभी सबूतों को लेकर, गवाहों को लेकर सीधे कोर्ट में इनके विरुद्ध केस फाइल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, अन्यथा उनको भी कोर्ट दंडित कर देगी, सजा हो सकती है, क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस में सेटलमेंट का प्रावधान दिया गया है। और साथ ही अगर बॉयफ्रेंड है या उसकी गर्लफ्रेंड है और आपके पास में प्रॉपर सबूत है और नाम पता है उसका, तो आप उसके ऊपर मानहानि का केस भी कर सकते हैं। किसके ऊपर? जैसे आपकी पत्नी का जो बॉयफ्रेंड है तो उसके ऊपर, जो आपके पति की गर्लफ्रेंड है तो उसके ऊपर आप यहां पर मानहानि का केस भी इनके विरुद्ध कर सकते हैं। देखिए, शांत बैठने से कुछ नहीं होता है। जब जब आपको किसी केस में फंसाया जाता है, आपका उत्पीड़न किया जाता है, आपका शोषण किया जाता है, आपको ब्लैकमेलिंग किया जाता है, आपके साथ षड्यंत्र के थ्रू आपको फंसाया जाता है, तो ये सब होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आप यही कर सकते हैं कि जो आपके पास सबूत हैं आप उनका प्रयोग करिए और लीगल एक्शन लीजिए। सीधा भिड़ने की बजाय या सुसाइड करने की बजाय लीगल एक्शन लीजिए और ऐसे लोगों को दंडित कराइए। ये आपका भी कर्तव्य बनता है और इसी कर्तव्य की वजह से आप इस केस से निकल जाएंगे और सामने वाला व्यक्ति भविष्य में ऐसा करने से 4 बार सोचेगा, विचार करेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।